स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से। जब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात आ रही है तो इसमें हम यही कहेंगे हमारे पास डिफरेंट सेल्स है और हर किसी सेल की अपनी अपनी काम होती है। इससे पहले कि हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की जानिब जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज सेल। हम यहाँ पर पहले ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो किसी भी बुक में आप देखोगे और सेल तो सबसे पहले आता है। किसी भी बुक में आप जाओगे तो वहां पर सबसे पहले क्या आएगा, आपको सेल आएगा और वहां पर यही आपको लिखकर आएगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर कहीं पर यही कहा जा रहा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, हर किसी बुक में यही आपको मिलेगा, हर किसी बुक में यही आपको मिलेगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात जब आती है, आप सेल के बारे में क्लास 9th में देख लोगे, 11th में देखोगे, ये टर्म बिल्कुल मिलेगा ही। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको हर कहीं पर मिलेगी। सेल स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, यूनिट ऑफ लाइफ, चलिए ठीक है। सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, चलिए यहां तक तो ठीक है। कोई अगर जिंदा है तो वो सेल से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज बनी हुई है वो सेल से ही बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये है, जो हम यहां पर कह रहे हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम कहेंगे, हम यहां पर ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, यकीनन आएगा ये क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? हम अगर यहां पर इस स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल एवरी organisms are made up of cells. Every organisms are made up of cells. Okay, हम यही कहेंगे स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चरल मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स या एनिमल्स, कुछ भी चीज हो, चाहे अमूबा है, अगर वो लिविंग है, जो बनी हुई होगी, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, हो सकता है सेल का शेप अलग हो, इसमें कोई फंक्शन अलग हो, अगर वो लिविंग है देन इट इज मेड अप ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चरल सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिस तरह मैंने कहा एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, वन मोर स्ट्रक्चरल इसकी है, सेल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जो ये सेल है ये फॉर्म करती है हर किसी लिविंग क्रिएचर को, या हम ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। इट फॉर्म्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स और ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसलिए कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
लाइफ। लेकिन सेल को क्यों कहा गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल चलिए यहां तक तो हमें अंडरस्टैंड हुआ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया सेल को? बेटा, फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज का करना, किसी चीज की काम करने को हम फंक्शनल कहते हैं। जैसे आप लोग खाना खाते हो, वो आपकी फंक्शन होती है, वो आपकी काम होती है। आप कोई भी काम करते हो, दैट मीन्स आप फंक्शनल हो, आप बैठे हुए नहीं हो, आप के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सेल्स है ऑर्गन्स में, और हर किसी ऑर्गन की सेल की अपनी अपनी वर्क होती है। इसीलिए किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना फंक्शनल कहते हैं। कोई भी प्रोसेस जो कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने को उसको फंक्शनल कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में केमिकल प्रोसेस होता है बेटा, चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। फिर तो ये किससे होती है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस। इस तरह के बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। असल में ये सब सेल के अंदर चलता रहता है। जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं, ये सब भी प्रोसेसेस इस सेल के अंदर होते। हर कोई प्रोसेस जो है ये सेल के अंदर होती है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि फंक्शनल क्यों कहा जाता है। बिकॉज बेटा, सेल इज ए साइट ऑफ मनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। many biochemical reactions, या हम कहेंगे रिएक्शंस और प्रोसेसेस अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, उन्हीं की यूटिलाइजेशन होती है, उनकी मॉडिफिकेशन होती है। इस तरह से बहुत कुछ होता है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको क्लियर हो गया क्यों सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल क्यों स्ट्रक्चरल है? क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। और फंक्शनल क्यों है? क्योंकि इट इज द साइट ऑफ मनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जिस तरह एक ब्रिक हमारे घर एक ब्रिक ऊपर रखकर ईंटें रखकर एक दीवार बनाई जाती है, इसी तरह एक एक सेल से हमारी बॉडी बनती है। एंड that is why cell is the structural and functional unit of life। यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा कि why we call cell is the structural and functional unit of life। now we go forward, और अब हम यहां पर यह देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल कहां से हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात हम करेंगे। सेल किसने डिस्कवर किया, यह पता हमें पहले करना है। तो आप सभी कहोगे ये तो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। ओके बेटा, सभी यही कहेंगे, सभी का आंसर ये है ना। रॉबर्ट हुक ने एक मरे हुए प्लांट के सेल से डिस्कवर की थी। मरे हुए सेल थी, उनकी स्कोरक जो है सेल की,
सेल का कारक जिसे कहते हैं, कारक से किया था, ओके, लेकिन डेड प्लांट था, डेड प्लांट के सेल से। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, जो कि एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं सेल वगैरह देखने के लिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जो हमारे आंखों से सही तरह से नहीं दिख रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो पुराने पेड़ होते हैं, जो पुराने दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, हम कारक की बात करेंगे अब कि ये कारक है क्या, व्हाट इज कारक। हमने कहा ये डेड सेल थी, और जो पुराने पेड़ या ट्रीज होते हैं उनको जो उनके जो ब्रांच होते हैं या ट्रंक जो होती है, उसके ऊपर वाले लेयर से डेड टिश्यू निकल कर आते हैं। आपको पता है जो ऊपर वाली लेयर होती है उससे वो डेड टिश्यू जब निकल कर आते हैं, मरे हुए सेल्स वही कारक है जो जिसको हमने कहा यहां पर रॉबर्ट हुक ने उस मरे हुए सेल पर ही डिस्कवरी की थी इसकी। उसे देखने के बाद रॉबर्ट हुक को लगा कि हर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर का बना है। यहां पर इसने सेल नाम नहीं दिया था, यहां पर सेल नाम नहीं दिया था, इसने कहा था हनीकॉम्ब। आप सबों ने देखा होगा हनीकॉम्ब, उनका घर वो थोड़े ऐसे ऐसे वो स्क्वायर टाइप के चैम्बर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हु के हिसाब से, रॉबर्ट हुक के हिसाब से, एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा कि हर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स से, उनके सेल्स जो है। और बाद में इस हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का नाम दिया, क्या दिया गया? सेल दिया गया। क्या कहा गया फिर? सेल। इन लैटिन में सेल को लिटिल रूम कहते हैं। अगर लैटिन वर्ड की बात की जाए तो इसको लिटिल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक छोटा सा कमरा। इस तरह ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी सेल की, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन बेटा यही डिस्कवरी नहीं रुकी, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए। उनमें एक साइंटिस्ट था एंटन वॉन लीवनहोक। मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा AN लीवनहोक मैं लिखूंगा। तो फिर ये आए, इसने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कंफ्यूज यहां पर होने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, लेकिन डेड टिश्यू से, डेड सेल से, मरे हुई सेल पर डिस्कवरी की। लेकिन यहां पर अगर एवन लीवनहॉक की बात की जाए तो उसने पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसी ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने? एंटन वैन लीवनहॉक ने। और सेल क्या थी? प्रोटोजोआन था, और हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर उसको कहते हैं जिसकी यूनी होगी, एक ही सेल होगी। तो पहले सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डेड सेल थी की, मरे हुए सेल की। और एंटन वैन लीवनहॉक ने फिर सेल को डिस्कवर किया, लेकिन किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसमें जान थी। यह कंफ्यूजन होने की यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने मरे हुए सेल डिस्कवर की, और यहां पर एन लीवनहॉक ने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की। इस तरह बाद में रॉबर्ट ब्राउन भी इस तरह बाद में आए, बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए इसके बाद। 1 मिनट
थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड हमें पढ़नी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की बेटा? न्यूक्लियस की। ये याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की, लेकिन किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और न्यूक्लियस एक अहम यूनिट ऑफ सेल है। न्यूक्लियस एक अहम यूनिट ऑफ सेल है और इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को कहते। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है, जो भी हमारी बॉडी पे कंट्रोल होता है वो पूरा कौन करता है? ब्रेन करता है। जो भी हम करना चाहते हैं उसकी सिग्नल पहले ब्रेन को पहुंचती की जाती है, तो वो ही कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। यही कहेंगे ना, ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है इसको मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो कुछ मेजर डिस्कवरी रिलेटेड है, बहुत सारे। 1595 में फिर कुछ बात करेंगे यहां। 1595 में फिर आए जॉनसन। जॉनसन ने क्या डिस्कवर किया? फिर आए जॉनसन। जॉनसन ने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। इसके बाद 1655 में, जैसे इससे पहले हमने बताया, 1655 में रॉबर्ट हुक आए, उसने सेल डिस्कवर किया, लेकिन इस पे क्वार्क पे। इसने क्या किया? सेल, मगर किस पर? क्वार्क पर। क्वार्क पर। इसके बाद 1674 में, इसके बाद 1674 में एवन लीeuwenhoek आए और इसने एक लिविंग सेल पे डिस्कवरी की, प्रोटोजोआ पे, जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वन मोर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, लेकिन किस पर? किस पर किया? एक प्लांट है जिसे ऑर्चिड कहते हैं, ऑर्चिड प्लांट पे। और ये एक फ्लावर प्लांट है ये ऑर्चिड, और काफी महंगा है और खूबसूरत भी है ये। फिर 1838, इसके बाद 1838 में और एक साहिबजादे आए और एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था शेल्डन। क्या था? शेल्डन, जेएम शेल्डन। शेल्डन ने क्या कहा? इसने सेल थ्योरी इन प्लांट दिया हमें। इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के साथ ज्यादा काम करता था। इसके बाद आए 1838 में थ्यूडर सिचुएन आए। इसके बाद 1839 में आए थ्यूडर सिचुएन आए। इसके बाद और इसने सेल थ्योरी ऑफ एनिमल्स पे दी।
एनिमल्स पे। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिनके हमने नाम कहे। पहले आए जॉनसन 1595 में, उसने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दिया। इसके बाद 1655 में रॉबर्ट हुक आए और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन डेड सेल की कॉरक से। और 1675 में एन लीवनहोक आए, उसने प्रोटोजोआ की सेल, लिविंग सेल पे हमें डिस्कवरी की, और जो बैक्टीरियल सेल थी। 1831 में आर ब्राउन आए, उसने न्यूक्लियस हमें डिस्कवर किया जो कि एक ऑर्चिड प्लांट से निकाला था। इसी तरह 1838 में जेएम शेल्डन आए, उसने सेल थ्योरी इन प्लांट्स दिया। और इसी तरह 1839 में थियोडर श्चवान आए, उसने सेल थ्योरी ऑफ एनिमल्स हमें दी। तो इससे आगे हम जाएंगे। फर्स्ट उसको हम ड्रॉप करेंगे यहां पर। थोड़ा सा हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या है। व्हाट इज सेल थ्योरी? व्हाट इज सेल थ्योरी? थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि सेल थ्योरी है क्या असल में। जैसे कि हमने बताया, दो साइंटिस्ट थे, एक था शेल्डन और स्चवान। एक ने प्लांट सेल पे थ्योरी की और दूसरे ने एनिमल सेल पे। और शेल्डन ने प्लांट सेल पर डिस्कवरी की, और शेल्डन का कहना था सारे के सारे जो प्लांट्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। और इसी तरह स्चवान ने एक जोलॉजिस्ट था, दैट मीन्स वो एनिमल्स पर काम करता था। उनका भी मानना था कि सारे के सारे एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं। दोनों का लगभग सेम कहना था। उसने भी कहा कि प्लांट्स सेल्स के बने हुए हैं, और इसने भी कहा प्लांट्स ये एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं। दोनों ने इंडिविजुअली काम किया, लेकिन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट था वो सेम था, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों का यही कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हुए हैं, चाहे ये प्लांट ऑर्गेनिज्म है या एनिमल ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट बना सेल थ्योरी का। क्या बना फर्स्ट पॉइंट? ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. ओके, सेल थ्योरी का ये फर्स्ट पॉइंट बना, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बाद में और एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था रोडोल्फ वार्डशॉप। और एक साइंटिस्ट आया, यहां पर मैं लिखूंगा रोडोल्फ वार्डशॉप था इसका नाम। इस रोडोल्फ वार्डशॉप ने उसने कहा कि ये सेल आई कहां से। असल में रोडोल्फ वार्डशॉप ने कहा कि ये सेल आई कहां से, वेयर इट कम। उन्होंने स्टडी किया और देखा कि सेल की डिवीजन होता है, इस सेल की डिवीजन होता है और इस तरह से सेल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी सेल है और धीरे धीरे ये सेल ही डिवाइड करता है दो सेल्स में। उसने कहा कि एक पुरानी सेल है, आहिस्ता आहिस्ता यही सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, और इसके फिर दो सेल्स आ रहे हैं। असल में इसको आप सेल डिवीजन को आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो कि आप हायर क्लास में देखोगे। इट मीन्स जो नया सेल बनता है ये पुराने सेल की डिवीजन से ही बनता है। इससे रोडोल्फ वार्डशॉप ने सेल थ्योरी का सेकंड पार्ट कहा, सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या कहा? सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने कहा? ये कहा रोडोल्फ वार्डशॉप ने कहा, सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था हमारे सेल थ्योरी
अब हम सेल के डिफरेंट शेप और साइज देखेंगे। इसके डिफरेंट शेप्स है, इसके डिफरेंट साइजेस है सेल के। तो थोड़ा सा आप उसकी जानिब हम जाएंगे। सेल की शेप क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर करेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल। डिफरेंट शेप ऑफ सेल पे जाएंगे। जाहिर सी बात है हमारे पास तरह तरह के प्लांट्स है, तरह तरह के बैक्टीरिया और एनिमल्स, उनकी मुख्तलिफ शेप साइज के सेल्स भी होंगे। सेल्स की फंक्शन, सेल्स की लोकेशन और सेल्स की वर्क है। जो कुछ सेल्स की शेप स्पेंडल टाइप की होती है, कुछ अगर हम मसल सेल की बात करेंगे, अगर आप मसल सेल देखोगे वो इस तरह की है। स्पेंडल टाइप की होती है मसल सेल। मसल सेल्स, तो इस मसल सेल की शेप बंडल की तरह होंगे, स्पेंडल की तरह, और कुछ इस तरह स्पेंडल टाइप के। डिपेंड करता है उनकी फंक्शन क्या है, इस सेल की फंक्शन क्या है। इस तरह उनकी शेप और साइज वेरी करते हैं। इसकी काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। अगर मसल सेल की बात करेंगे, इसकी काम क्या है? कंट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन का, रिलैक्स करना। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मूवमेंट। किसमें मदद करती है? मूवमेंट में मदद करती है। मसल सेल हमें मूवमेंट में मदद करती है और इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसीलिए ये स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता। नेक्स्ट वन मोर सेल लाइक हम अगर बात करेंगे जो कि हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, दैट इज नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको कहते हैं। अगर हम नर्व सेल की बात करेंगे, ये कुछ ऐसे थ्रेड्स की तरह होते हैं, लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी होती है। इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये नर्व सेल है, या हम न्यूरॉन कहेंगे, या हम न्यूरॉन कहेंगे। इसका फंक्शन है हमारे ब्रेन बनाना, इसका फंक्शन है। और इस के अलावा ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये नर्व सेल ही सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जिस तरह हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, देखना हमारे आंखें रिसीव करके बाद किसको भेजते हैं? ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं। और हमारी बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम है, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है पूरे जिस्म में। नर्व नेटवर्क हमारे जिस्म में बना हुआ है, नर्व्स का, न्यूरॉन्स का। वो पूरे हमारे जिस्म में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन को वो पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। वो है नर्वस सिस्टम, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम। हम इसको नर्वस सिस्टम हम उसको कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम ही बनाता है। इन सेल्स की काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो ये सेल्स 1 या 2 मीटर लंबे भी होते हैं, 1 या 2 मीटर ये लंबे होते हैं। और इनके फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप और साइज में वेरिएशन आती है। न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल है, ये याद रखना। न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल हमारे बॉडी में है। सबसे बड़ी सेल क्या है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट हम जाएंगे और एक सेल की जानिब जाएंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे स्पर्म सेल प्रेजेंट इन मेल्स। जो स्पर्म सेल होती है,
स्पर्म सेल जो होती है प्रेजेंट किसमें, मेल्स में। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसमें एक हेड होता है और इस पे टेल होता है। ओके बेटा, इसमें हेड होता है और इस पे एक टेल होता है। ये टेल इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब ये स्पर्म आगे जाता है तो ये मूवमेंट करने में इसको मदद करता है। तो स्पर्म सेल की बात की जाए, स्पर्म सेल की फंक्शन है फर्टिलाइजेशन करना। इसकी फंक्शन की बात अगर की जाए स्पर्म सेल की, तो इसकी फंक्शन है फर्टिलाइजेशन करना। दे मूव एंड स्विम, इट नीड्स मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ये मूव करते हैं, स्विम करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये मूव करते हैं। स्पर्म सेल का टेल होता है, जैसे हमने यहां पर कहा कि इसका टेल होता है जिससे वो मूव करता है आगे की जानिब। नेक्स्ट हम जाएंगे कुछ बैक्टीरिया सेल की बात करेंगे। अगर बैक्टीरिया सेल की शेप की बात की जाए तो बैक्टीरिया सेल रॉड शेप्स की तरह होते हैं, कुछ अजीबोगरीब इनकी शक्ल होती है बेटा। बैक्टीरियल सेल कुछ अजीबोगरीब की शक्ल की होती है, रॉड शेप्ड इसकी होती है बैक्टीरियल सेल। ओके बेटा, इसकी फंक्शन है ये किसी पर स्टिक हो जाती है, इसीलिए इस टाइप की रॉड शेप्ड सेल, जैसे बैसिलस है या बैसिली हम कहते हैं इसको, ये किसी पर स्टिक होके चिपक जाती है। वन मोर हम कहेंगे, और एक सेल की बात हम करेंगे जो आपके बुक में है, वो है स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम की बात करेंगे, और एक सेल है स्पाइरिलियम, और एक सेल है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऐसी इस शेप की जैसी है। और एक सेल स्पाइरिलियम, ये भी एक बैक्टीरियल सेल है। नेक्स्ट हम अगर जाएंगे आगे तो और एक सेल हमें मिलेगी, आपके सिलेबस के हिसाब से और एक सेल हमें मिलेगी बेटा, वो है WBCs। WBCs की बात की जाए तो ये इनकी काम क्या है, जब भी हमें कोई डिजीज होती है, डिजीज के अगेन ये फाइट करते हैं। ये WBCs जिनको हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस कहते हैं, तो इनकी शक्ल शेप की बात की जाए तो ये भी इस तरह की कुछ इसकी शेप माइक्रोस्कोपिक शेप आती है। WBC सेल्स, और ये इनकी फंक्शन क्या है, ये डिजीज के अगेन फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं WBCs। इस तरह वन मोर दैट इज फैट सेल, और एक सेल की जानिब हम जाएंगे दैट इज फैट सेल। फैट सेल की बात करेंगे तो इसकी शेप इस तरह होती है। थोड़ा सा मैं यहां पर अब बनाता हूं। फैट सेल, इन सेल्स की फंक्शन है फैट को स्टोर करके रखना। यहां पर ये फैट को स्टोर करके रखते हैं, यहां पर फैट को स्टोर करके रखते हैं। वन मोर सेल दैट इज फीमेल में जो होता है ओम सेल। ओम सेल ये फीमेल्स में पाया जाता है, ओम। तो इसकी अगर शेप की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की होती है। माइक्रोस्कोपिक जब हम जाएंगे वहां पर हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी इसी तरह की शक्ल हमको देखने को मिलेगी ओम सेल की। ओम फीमेल बॉडी में
सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है इस सेल ओवम में, बिकॉज दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote, and then after a baby. सो इस तरह हम कह सकते हैं सेल्स के अलग अलग फंक्शन है, उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, उनकी अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर भी होती है। जब हम आगे जाएंगे, जिस तरह स्पर्म सेल बहुत छोटे होते हैं, उनमें टेल होता है मूव करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस कवर कर पाने के लिए। सो साइज जो होती है सेल्स की वो वेरी करते हैं। कभी कभार सेल्स बिल्कुल छोटे होते हैं, उनकी लंबाई सिर्फ 0.1 to 0.5 ही होती है, उसकी लंबाई माइक्रॉन्स होते हैं। कुछ इतने लंबे होते हैं जो 1 मीटर जैसा लंबा होता है तक होते हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें, सबसे बड़ी सेल अगर हम देखेंगे, वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसी में सबसे बड़ी सेल देखने को मिल पाती है, जो आप थ्रू नेकेड आई भी देख सकते हो। नाउ वी गो टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम आगे जाएंगे और एक मुद्दे की तरफ, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। यहां तक हमने इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दी, अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की जानिब जाएंगे। ओके, तो हम यहां पर अब टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर यहां पर मैंने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके हम दो कैटेगरी, टाइप्स ऑफ सेल्स के दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हमने बनाए यहां पर। नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स। पहला डिपेंड करता है कि किसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है। सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप और ऑर्गेनिजम्स। सेल के 2 टाइप्स है या ऑर्गेनिज्म के 2 ऑर्गेनिजम्स एंड 2 सेल्स। जो सेल्स है 2, एक हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे। 1 इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेल हम इसको कहते हैं, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ये किसका बना हुआ होता है? सिंगल सेल का, यूनिसेल्युलर। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बर्थ और डेथ एक ही सेल से होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, अमीबा की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरी जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात होगी। नंबर 2, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है, ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मनी सेल्स के बने हुए होते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के होते हैं। जैसे कि हम फंजे की अगर बात करेंगे, ह्यूमन्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। चाहे फंजे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। ओके, तो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल के होते हैं। हमने कहा कि बैक्टीरिया, अमीबा जैसे हैं। मल्टीसेल्युलर बहुत सेल्स इनमें होते हैं, जैसे फंजे है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स, हम ह्यूमन्स है। अब डिपेंड करता है, हमने पहले कहा कि फर्स्ट जो था डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स जो पहला हमारा कैटेगरी था, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स, तो वो क्या था? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इसके बाद वन मोर, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ सेल्स होते हैं
जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कुछ सेल्स में न्यूक्लियस होता है। डिपेंडिंग अपॉन सेल स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सेल डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे बेटा, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। प्रो मीन्स ओल्ड, यहां पर जो ये प्रो है इट मीन्स ओल्ड, एंड जो कैरियोट है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ओके, दैट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो ये प्रोकैरियोटिक है इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, और हम ये भी कहते हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक, जो नंबर 2 हम कहेंगे। आप ई लगाते हो, ई हम साइलेंट रखते हैं, फिर हम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, यू मीन्स ट्रू, तो कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यहां पर भी ट्रू न्यूक्लियस जिनमें होता है। तो ये वो सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ और भी डिफरेंसेस होते, बहुत सारे इसके और भी डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स इनके पास न्यूक्लियस होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम कोई डिफरेंस की बात करेंगे। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते नहीं और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जो है ये यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये सिर्फ यूनिसेल्यूलर ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये है 3 मैंने डिफरेंसेस इसमें आपको बताए। फॉर एग्जांपल अगर हम अमूबा की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में अमूबा सिंगल सेल का है, यूनिसेल्यूलर है। प्लांट्स भी इसमें आते हैं, अमूबा भी आता है और एनिमल्स भी आते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होते। हम थोड़ा सा डिटेल देंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की जानिब जाएंगे। कंपोजिशन के हवाले से हम देखेंगे इनकी कंपोजिशन क्या होती है। जब हम कंपोजिशन की जानिब जाएंगे तो अगर हम देखेंगे ये एक सेल है, क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक एक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये। यहां पर इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ये सेल किस किस चीज से बनी हुई है, तो सबसे पहले इसके पास मूवमेंट करने के लिए फिलामेंट है। यहां पर देखिए मूवमेंट करने के लिए फिलामेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक सेल को मूव कराते हैं, ये फ्लैजिला। इसके बाद छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल पाएंगे। यहां पर इसके इर्द गिर्द जो ये हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल पाएंगे। इसके बाद इसको पिली कहते हैं बेटा, जैसे मैंने यहां पर लिख कर रखा, इसको पिली कहते हैं। ये मदद करते हैं अटैचमेंट में। ये पिलीज क्या मदद कर, फंक्शन क्या है इनकी, अटैचमेंट में हेल्प करना। जब भी प्रोकैरियोटिक सेल्स को किसी चीज के साथ अटैचमेंट करनी होती है, ये पिली इसमें हेल्प करती है। ओके, तो मूवमेंट कराने में मदद करती है फ्लैजिला, और पिली इसको अटैचमेंट देने में हेल्प करती है। इसके बाद सेल वॉल है इसमें, जैसे यहां पर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। सेल वॉल हमने इसके सेल वॉल है इसमें, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल की जो कंपोजिशन है इसमें सेल वॉल है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा, क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल है। ये सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है, इसकी काम क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है, ये सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है सेल को। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखोगे। ये मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी सेल में होता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर, इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके बहुत सारे फंक्शंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस है। इसके बाद जो खाली जगह रहते हैं, जो यहां पर ये खाली एरिया है आपके एम्प्टी, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, खाली खाली जगह है यहां सेल में। इस सारे स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो भी ये सारी स्पेस है। साइटोप्लाज्म भी हर किसी सेल में मिलेगा, प्लांट सेल हो या एनिमल, दैट मीन्स इट इज आल्सो यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल है साइटोप्लाज्म भी। इसके बाद बीच में से ये वाला एरिया जो है ये न्यूक्लियोइड है। क्या है बेटा, न्यूक्लियोइड। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है। याद रखना ये न्यूक्लियस नहीं है। इस न्यूक्लियोइड में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। जो ये न्यूक्लियोइड है इसी में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर इस सेल में कुछ डॉट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर ये जो डॉट्स है ये राइबोसोम्स है। ये क्या है बेटा, ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स ही प्रोटेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरह हम ये ही कहेंगे इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर सिंपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर सिंपल सी है। इसमें हमने कहा फ्लैजिला है, इसमें हमने कहा पिली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, न्यूक्लियोइड है और राइबोसोम्स है। नाउ वी गो टुवर्ड्स द यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की जानिब जाएंगे और इसकी कंपोजिशन की हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की हम बात करेंगे इसकी। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन फॉर व्हाट, यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किस तरह का होता है यहां पर आप देख सकते हो। अगर माइक्रोस्कोप पे जाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको मिल पाए। हर किसी सेल में
सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर हम किसी भी सेल की बात करेंगे तो हर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद खाली जगह है, इसको साइटोप्लाज्म आप कहते हो। क्या कहते हो बेटा? साइटोप्लाज्म। ये जो खाली यहां पर एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म है। जैसे हमने ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी कहा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसमें ओके बेटा। तो इसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसके बाद तो न्यूक्लियस होता है। अगर हम आगे और जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इनके बिटवीन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक रोप जैसी, लेकिन ये रफ एंड टफ है थोड़ी सी। तो इनके बीच में ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है। इसके बाद न्यूक्लियस के आसपास अगर आप देखोगे, न्यूक्लियस के आसपास देखोगे तो आपको गोल्जी बॉडीज देखने को मिल पाएंगी। इस स्ट्रक्चर के गोल्जी बॉडीज देखने को मिल पाएंगे। ये तीनों चीजें एक दूसरे के आसपास रहते हैं। तीनों चीजें एक दूसरे के आसपास रहते हैं क्योंकि उनकी फंक्शन जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक दूसरे से क्लोज होते हैं। इनको ही हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं। इसके बाद सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये वाली स्ट्रक्चर जो देखने को मिल पा रही है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी क्वांटिटी वेरी करता है अलग अलग सेल में। इसकी क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया का वेरी करता है। इसके बाद आपको डॉट स्ट्रक्चर लाइक मिलेंगे, डॉट्स जो मिलेंगे यहां पर। तो ये डॉट्स क्या है बेटे? इनकी अलग अलग लेवलिंग होती है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस को हम मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है यूकारियोटिक सेल में। इसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें बेटा? प्लांट सेल में ही। नाउ वी गो फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। जब हम आगे जाएंगे तो हमें और स्ट्रक्चर बात जब होगी तो टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर प्लांट सेल की जानिब जाएंगे। प्लांट सेल जो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका आ रहा है प्लांट सेल का। जो प्लांट सेल है इट इज आल्सो एन यूकैरियोटिक सेल। ये होती है प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग, जिसमें होते हैं वैक्यूल्स। इसमें होते हैं क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ। वैक्यूल्स होते हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे हो वैक्यूल्स है इसमें प्लास्टिड्स एंड वन मोर इज दैट इज सेल वॉल। ओके। जैसे कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, इसीलिए इसके साथ साथ जो सेल वॉल भी होता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सेल वॉल हर किसी में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ किस में है? प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। जहां कहीं पर सेल वॉल है
इसकी फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। देखिए यहां पर ये सेल वॉल है, तो ये इसकी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना इस प्लांट सेल की। इसके बाद इसमें फूड स्टोर करने के लिए और एक स्ट्रक्चर है, इसको वैक्यूल कहते हैं, जो यहां पर फूड स्टोर होता है इन वैक्यूल्स में। इनफैक्ट प्लांट सेल में 80% वॉल्यूम जो है इट कैन ऑक्यूपाई बाय वैक्यूल। सिमिलरली इसके बाद एक न्यूक्लियस यहां पर है, ये लीजिए। इसी तरह एक न्यूक्लियस होता है, हर यूकेरियोटिक सेल में होता है। इसके बाद न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मैंने इससे पहले भी कहा कि ये चीजें एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और गोल्गी बॉडीज होंगे इसके साथ, और गोल्गी बॉडीज होंगे, एक ही जगह पे ये पाए जाएंगे। और जब हम आगे जाते हैं प्लांट सेल में, जब हम आगे जाते हैं तो लेकिन जो प्लांट सेल में एक खास स्ट्रक्चर होती है वो है क्लोरोप्लास्ट। दैट इज वो क्लोरोप्लास्ट है, या हम इसको प्लास्टिड्स भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक अहम स्ट्रक्चर है इसमें। किसी में और किसी में ये कलरफुल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, और किसी में कलरलेस होता है। जैसा भी हो इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते। ब्रॉडर टर्म में इसी क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड कहते हैं। ब्रॉडर टर्म में इसी को प्लास्टिड कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें। क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें है ये क्या करता है? जो एनर्जी बनाता है सेल के लिए। प्लांट सेल है तो यूकेरियोटिक, लेकिन इसमें एडिशन है सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड्स की। अगर उनकी फंक्शन की बात करें तो वैक्यूल जो है, जो ये वैक्यूल्स है, ये स्टोरेज ऑर्गन है। क्या है बेटा? वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन है ये प्लांट में हर तरह की चीजों को स्टोर करता है वैक्यूल। इसी तरह प्लास्टिड्स, यहां हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। प्लास्टिड्स दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है हमारे पास। एक है ल्यूकोप्लास्टिड्स, वन इज ल्यूकोप्लास्टिड्स, and the next one is leucoplastids, and number 2 is chromoplastid. Leucoplastid and chromoplastid. ल्यूकोप्लास्टिड ये जो ल्यूकोप्लास्टिड है ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये ल्यूकोप्लास्टिड हमारे न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। और जो क्रोमोप्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्टिड इसमें पिगमेंट्स होते हैं कलर के, जैसे कि डाइज होते हैं। जो डाइज मार्केट में, इनमें नेचुरल डाइज होते हैं जिनको हम पिगमेंट कहते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं। इन्हीं की वजह से हमें अलग अलग रंग के फूल दिखते हैं। इसके अलावा और एक प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर से ही मशहूर है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको स्पेशल दिया गया है, ये कंटेन करता है एक स्पेशल पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओके,
क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट में। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे, प्लांट सेल के कुछ मॉडिफिकेशन थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में क्या क्या होता है। एनिमल सेल की बात होगी तो बेटा, जब एनिमल सेल की बात होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगा। इसमें प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, नो प्लास्टिड्स। ओके, इसमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट, इसी तरह वैक्यूल्स भी ना देखने के बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स, इंडेफिनिट या एब्सेंट ही हम कहेंगे, एब्सेंट वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स होते ही नहीं है। लेकिन एनिमल सेल में एक अच्छी चीज होती है, लाइसोसोम। क्या होता है बेटा? लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल में, लाइसोसोम, यह प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है और इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। जो लाइसोसोम है इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये सेल की डिब्रिज को रिमूव करता है। ये प्लांट सेल में बहुत कम होता है लाइसोसोम। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है, जो एनिमल सेल है इसमें सेंट्रियोल भी होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। जो सेंट्रियोल है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन में मदद करता है। एनिमल सेल इज आल्सो यूकेरियोटिक सेल, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, ना ही वैक्यूल है। लाइसोसोम इसमें एबेंडेंट होते हैं और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट मेक्स आवर सेल। जो हमारी सेल है इसको कौन सी चीज तैयार करती है। थोड़ा सा हम डिटेल में इसके हवाले से बात करेंगे कि हमारी जो सेल है इसको कौन तैयार करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स आवर सेल। हमारी सेल जो है ये कौन बनाता है और कैसे ये बन जाती है हमारी। जब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स आवर सेल इज मेड अप ऑफ, जो हमारी सेल है ये बनी हुई होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया, साइटोप्लाज्म इसमें होता है और सेल ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे सेल में, इसके हवाले से बात करेंगे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे थ्योरीज आए पहले लेटर बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना हुआ है, या हम कहेंगे ये फैटी कंपाउंड है, लिपिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं। फिर कहा गया चलो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बना है,
लेकिन इसकी अरेंजमेंट किस तरह की है, इस पर बहुत सारी थ्योरीज बने, बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे थ्योरीज आए, और लेटर एक थ्योरी आई जिसको हर किसी ने एक्सेप्ट किया। इसका नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल ने, इसका नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये दो स्टूडेंट्स ने प्रपोज किया था, ये मॉडल दो स्टूडेंट्स ने प्रपोज किया था, जिनका नाम था निकोलसन और सिंगर। इनका कहना था हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक समंदर की तरह है और इसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहा है, जिसमें जैसे समंदर में लहरें फ्लोट कर रहे हैं, जो पानी फ्लोट कर रहा है, तो इसी तरह प्रोटीन इसमें फ्लोट हो रहा है, आइसबर्ग की तरह ये फ्लोट हो रहा है। इस तरह हमारे बॉडी में लिपिड्स का एक समंदर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो फ्लूइड मोसैक मॉडल ने जो एक स्ट्रक्चर हमें दी थी, उसने कहा कि जो हमारे फैट्स है ये इस तरह के हैं। टू लेयर्स, उसने कहा ये 2 लेयर्स का है फैट। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें इसने कहा इसमें लिपिड लेयर है। क्या है ये दोनों? लिपिड लेयर्स इसने कहे। और इसने कहा यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन भी है कुछ इस तरह, बीच बीच में प्रोटीन कुछ इस तरह, कहीं पर यहां पर भी और कहीं पर यहां पर भी प्रोटीन है। तो इसने कहा कि इसमें प्रोटीन भी है। इसी तरह इसने कहा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप से आए। कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इस तरह हमारे बॉडी में लिपिड्स का एक समंदर बना हुआ है। These are all lipid molecules, ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स है। लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक ही लेयर नहीं है, इसके 2 लेयर्स है, 1 एंड 2 लेयर, एक ऊपर और एक नीचे। अगेन मैं कहता हूं, अगर किसी को लिपिड समझ नहीं आ रहा है, वो ये समझे कुछ फैटी कंपाउंड्स होते हैं, ये कुछ फैटी कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको समझ में याद रहेगा। थोड़ा ये इस लिपिड मॉलिक्यूल के समंदर, इस लिपिड मॉलिक्यूल को के समंदर, उसने इस लिपिड मॉलिक्यूल को समंदर कहा। क्या कहा? और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी फ्लोट करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमने यहां पर दिखाए, प्रोटीन मॉलिक्यूल से फ्लोट करते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर यहां पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर अगर एक है तो यहां पर और एक है। सो दे आर प्रेजेंट लाइक आइसबर्ग, ये एक आइसबर्ग की तरह प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोटीन्स एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, वो 1 से लेकर 2% में ही होता है। या तो वो प्रोटीन से अटैच रहते हैं या लिपिड से, या तो प्रोटीन से अटैच रहते हैं, या तो यहां पर हमने देखा लिपिड से, या तो यहां पर प्रोटीन से अटैच रहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोसैक मॉडल।
It was proposed by two scientists, namely Singer and Nicholson. So our plasma is made up of protein, carbohydrates and lipids. अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, हम बात करेंगे यहां पर, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, हम बात करेंगे यहां पर इन ऑर्गेनेल्स की क्या फंक्शंस हैं। बेटा जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन यही है कि ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही काम है, ये प्रोटेक्शन हमें देता है। सबसे पहले इसकी फंक्शन प्रोटेक्शन की है। किसी भी सेल में ये पहले बाउंड्री होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल में बाउंड्री होती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। सेल के अंदर या बाहर जो भी जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के बगैर नहीं जाता है। अब हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है इसके भी बहुत सारे काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिफरेंट। ट्रांसपोर्टेशन के काइंड्स की बात करेंगे, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे काइंड्स इसके हैं। जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट का बना हुआ होता है, अगर फैट की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली गैसेस की बात करें, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये गैसेस हैं, इनको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जो रैंडमली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। हमने पहले ही कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे काइंड्स हैं और इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे यहां अगर हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ये लोअर की जानिब जाएंगे, वो अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते अंदर की जानिब मूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मिलता है। और एक डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के बाद और एक काइंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करते हैं, लेकिन यह किसी का हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, किसी क्लास में हो, आपके कुछ
क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, कुछ के नहीं है, तो आप साइड में जो आपका और एक कुलीग होता है और एक स्टूडेंट है उससे हेल्प लेते हो कि मुझे इसका आंसर बताइए, थोड़ा सा मुझे क्लू दीजिए, हेल्प कीजिए मुझे। उसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, कि कुछ को फैसिलिटेट करना। यहां पर क्या होता है, जो यूजेस, ये यूज क्या किसको करता है, कैरियर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम मूवमेंट, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है, यूज कैरियर मॉलिक्यूल, किसके लिए, मूवमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, हमारे मेम्ब्रेन लिपिड से बना है जो कि फैट है, तो पानी और ऑयल का मेल नहीं होता है। इसी तरह वाटर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, तो यहां पानी कुछ मॉलिक्यूल्स का हेल्प लेता है, जैसे कुछ प्रोटीन से इनका हेल्प से ही पानी अंदर चला जाता है। इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और एक डिफ्यूजन है, वो है एक्टिव डिफ्यूजन। वन मोर, दैट इज एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट होती है, इसमें भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं होता है, नॉर्मल मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना, लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन में इस तरह की मूवमेंट नहीं हो पाती है। ये एनर्जी इस्तेमाल करता है, यूजेस एनर्जी, लाइक कौन सी एनर्जी, एटीपी एनर्जी यूजेस लाइक एटीपी, बाद में हम बताएंगे इस एनर्जी के हवाले से। इसी के आयन, इसके आयन चाहे सोडियम हो पोटेशियम हो, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से मूव करते हैं, हायर से लोअर की जानिब और लोअर से हायर की। इस तरह की डिफ्यूजन को हम एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं। ये तीन टाइप्स की डिफ्यूजन हैं जो हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में यहां पर कहा। एक कहा हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। और भी मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे एक्सोसाइटोसिस होते हैं। एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि सेल की वोमिट करना, सेल वोमिटिंग करता है, लेकिन ये वो वोमिटिंग नहीं है। क्या होता है इसमें, इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। सेल के अंदर से चीजें डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, कम क्वांटिटी से नहीं ज्यादा क्वांटिटी से निकलते हैं, और इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस एक्सो मीन्स, अगर एक्सो की बात की जाए, एक्सो मीन्स आउट, बाहर निकालना, और साइटोसिस की बात की जाए दैट मीन्स सेल, सेल से कोई चीज बाहर निकालना। दैट मीन्स सेल से बाहर निकालना किसी चीज को। वन मोर, और एक है हमारे पास, और एक हम पढ़ेंगे यहां पर। एक्सो के बाद हम और एक की बात करेंगे, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो मूवमेंट होती है सेल में, एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, सेल ईटिंग एंडोसाइटोसिस में होता है। होता क्या है, इसका मतलब है सेल ईटिंग, सेल के अंदर होने वाली चीजें, बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की मूवमेंट से ही एंटर होते हैं। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के हवाले से, हम देखेंगे। उससे पहले एंडो मीन्स इन, यहां पर इसका भी बताएंगे। एंडो मीन्स इन, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल के अंदर। अब हम आगे जाएंगे, क्योंकि व्हाट मेक्स आवर सेल, इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर डिस्कस करेंगे
व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक ही फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, या हम जेल लाइक स्पेस इसको कहेंगे, या हम कहेंगे जेली लाइक। ओके, किसमें होता है? इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड न्यूक्लियस ये होता है। थोड़ा सा हम यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, थोड़ा सा आपको उससे अंडरस्टैंड हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल ली यहां पर, तो सेल के अंदर हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है, हमने कहा कि इसमें एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो यहां पर जो है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। इनसाइड क्या है इस सेल न्यूक्लियस के इनसाइड क्या है? न्यूक्लियोइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड है। मान लीजिए ये जो सेल हमने यहां पर दिखाई, आउटसाइड अगर देखा जाए न्यूक्लियस एरिया है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आउटसाइड न्यूक्लियस के आउटसाइड ये एरिया है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर स्पेस होती है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सॉरी, मैंने यहां पर कुछ और कहा था। न्यूक्लियस के अंदर जो ये स्पेस है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं, इस खाली जगह को। यहां पर ही बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इसकी फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल। ये प्रोवाइड करता है ऑल केमिकल फंक्शंस। किसके लिए? सेल के लिए फराहम करता है। इनफैक्ट सेल ऑर्गेनल्स भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। अब हम इससे आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स पर। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, बट हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं, कम ही दिए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे यहां पर हम सेल ऑर्गेनल्स में हम बात करें, सेल ऑर्गेनल्स में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, हम यहां पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हम यहां पर बात करेंगे गोल्जी बॉडीज की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अहम है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। गोल्जी बॉडीज क्या है? नोन एज पैकेजिंग हब, इसके नाम से इससे जाना जाता है, पैकेजिंग हब के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स की यहां पर हमने बताए, और इससे आगे जब हम और ऑर्गेनल्स की बात करें, प्लास्टिड्स की बात करेंगे। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं किनमें? प्लांट्स में।
इन प्लांट्स। इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो सेल वॉल, ये भी प्लांट सेल में होता है, और वैक्यूल्स, हम यहां पर उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे जो कि आपके बुक में है। ओके, उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। वन बाय वन हम अब इनकी फंक्शन की बात करेंगे, देखेंगे इनका काम क्या है, वन बाय वन। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मैं यहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के होते हैं। दो मेम्ब्रेन है इसके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है इसमें। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा है। मैंने इससे पहले ही कहा कि जो एम्प्टी स्पेस होती है न्यूक्लियस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्लाज्मा। और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाइड। और इसी में क्या होता है, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स भी होते हैं इस तरह के। क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। मैंने यहां पर न्यूक्लियस ड्रा किया और इसके दो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। जो बाहर का लेयर है इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ लेयर है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद खाली स्पेस है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद बीच में स्पेस होता है न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही डीएनए का अरेंजमेंट है। प्रोटीन्स के साथ मिलकर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डीएनए है। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, उनकी फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ होल्स, आपको इस तरह के कुछ होल्स देखने को मिल पाएंगे। कुछ होल्स आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिल पाएंगे, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और इन्हीं से चीजों को इन और आउट किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी सरफेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और क्रोमैटिन फाइबर की। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे भी देखते हैं, जैसे हमारे बाल है, हमारे टांगे हैं, हम जैसे भी हैं, ऑल ड्यू टू डीएनए। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और न्यूक्लियस भी केमिकल बनाती है जिसको आरएनए कहते हैं। आरएनए जिसको कहते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इनसे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। इनसे हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। आरएनए से हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज आवर जेनेटिक मटीरियल। यही हमारी जेनेटिक मटीरियल, यही हमारी जेनेटिक मटीरियल है। बट व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल? अब यहां पर बात हो रही है जेनेटिक मटीरियल है क्या। यह इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। दैट इज जेनेटिक मटीरियल। स्टोर इंफॉर्मेशन होती है,
पास होती है नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। डीएनए फॉर्म्स, डीएनए जो डीएनए फॉर्म करता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर डीएनए विच इज कॉल्ड, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। आपने बहुत ये नाम सुना होगा। ये जो क्रोमोसोम्स है इनको भी हम अपनी हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। डीएनए ही है जो प्रोटीन के साथ मिलकर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में इस तरह क्या है जिससे ये चीज ट्रांसफर होता है, वो है जीन्स। क्या होता है बेटा? जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन जो है ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? तो डीएनए थ्रेड में ही छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, इतने हिस्से होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जिससे प्रोटीन बनते हैं। इन शॉर्ट, जीन्स डीएनए के कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं, और यही इंफॉर्मेशन यही इंफॉर्मेशन काफी होता है। हमारे आंखों का कलर भी प्रोटीन की वजह से है, हमारे बाल की केराटिन से बने हुए होते हैं हमारे बाल, प्रोटीन विच इज ए प्रोटीन आल्सो। हमारे स्किन कोलोजन से बने हुए हैं जो कि एक प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन ही फ्रेगमेंट है डीएनए का जो पास करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन तक, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इससे आगे जब हम जाएंगे, न्यूक्लियस को छोड़कर और एक ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इनकी शेप इस तरह की होती है। हमने इससे पहले ही कहा, ये बंडल लाइक ऐसे होते हैं। रेटिकुलम छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। अगर न्यूक्लियस यहां पर, तो न्यूक्लियस के साथ ये अटैच होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें, ये हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस में। हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन तैयार करने में। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसाइज करता है। लिपिड्स भी सिंथेसाइज करता है। और क्या ये काम करता है इसकी? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर सेल। ये स्ट्रेंथ देता है किसको? सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प किस तरह करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के डॉट्स होते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होती है, इनसे प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किनको? जिनके साथ प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है
और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम्स होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो देखने में तो रफ लगते हैं। जिस तरह हमारे स्किन स्मूथ है, लेकिन अगर इसमें पिंपल्स होंगे तो ये हमें रफ दिखेगा, तो हमारी स्किन फिर रफ दिखेगी। और इसी तरह जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं तो इसकी रफ सरफेस देखी जाती है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इससे बनता है प्रोटीन, और एक प्रोटीन इसका जो स्मूथ होता है, इसमें राइबोसोमल नहीं है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और यही लिपिड बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे आगे जब हम जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर एक नेट टाइप का है, जिससे सेल को स्ट्रेंथ मिलती है, पूरे ऐसे, ये देखा आपने, ऐसे ऐसे नेट की तरफ पकड़ के रखता है, इससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। नाउ वी गो टुवर्ड्स, हम और एक चीज की जानिब जाएंगे, दैट इज गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus की बात हम करेंगे अब। गोल्गी apparatus also known as a processing hub या processing unit of cell, इसको processing unit भी कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग हब भी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आता है वही यहां पर मॉडिफाई होता है। गोल्गी apparatus उनको प्रोटीन और लिपिड्स को जो रॉ मटेरियल होता है उनको प्रोसेस करता है, उनको तैयार करता है। इस तरह से सेल इस प्रोसेस्ड मटेरियल को एक्सेप्ट करता है। यहां पर ही मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस होते हैं। क्या होता है यहां पर? मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस, मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस यहीं पर होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus पास पास रहते हैं, एक दूसरे के पास पर, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर करेगा, मुझे प्रोटीन बना के दो। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जो प्रोटीन बना वो फाइनल गुड नहीं है, तो गोल्गी apparatus जो है, गोल्गी जो है, उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद वो प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये तीन चीजें करीब करीब रहते हैं। अब और एक सेल ऑर्गेनल की तरफ जाएंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात जब होती है, इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होता है इसका। इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होता है। क्या होता है? क्रिस्टा होता है। वो इस टाइप का होता है, ऐसे होता है वो। इसको क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, यहां पर मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस चीज का बना हुआ होता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इसका इनर मेम्ब्रेन है,
और इसके अंदर फोल्डिंग्स है। ये जो ये फोल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं इसको क्रिस्टा कहते हैं। और बीच में खाली जगह 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 जो रह चुकी है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हर किसी मेम्ब्रेन की अहमियत है, हर किसी मेम्ब्रेन की अपनी अपनी अहमियत है, कोई ऐसा वैसा ही नहीं रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज आल्सो पावर हाउस ऑफ सेल, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस करता है एनर्जी को, एनर्जी को प्रोसेस करता है, प्रोसेस्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एटीपी। एटीपी की एनर्जी को ये प्रोसेस करता, जिसको केमिकली हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल है, केमिकल एनर्जी होती है इसमें। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमेशा हम अपनी बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम स्टोर एनर्जी या केमिकल बॉन्ड की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो इस केमिकल बॉन्ड एनर्जी का नाम है एटीपी। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब हम और एक ऑर्गेनल की तरफ जाएंगे, वो है सेल वॉल। अब हम सेल वॉल की जानिब जाएंगे। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ही सिर्फ होता है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बन सेलुलोज ही है, जो प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। इसमें प्रोटीन और हेमिसेलुलर, सॉरी इसमें प्रोटीन नहीं होते, इसमें पैक्टीन, पैक्टाइन शायद उसे कहा जाता है, पैक्टीन। और इसमें पैक्टाइन और हेमिसेलुलोज होता है, जो कि थोड़ा सा कम ही होता है। हेमिसेलुलोज ये सारी चीजें मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। इसकी फंक्शन, मेन फंक्शन की बात की जाए तो सेल वॉल की मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। इसकी मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। सेलुलोज बंडल्स में होता है। सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं, बंडल लाइक होता है। और इसको पैक्टीन बांध के रखता है। जो मैंने यहां पर ये रस्सी बांध लगा के रखी, ये पैक्टीन होती है। पैक्टीन से ये बांधा हुआ होता है। कौन? सेलुलोज। ये मान लीजिए ये सेलुलोज है, सेलुलोज। और एक बंडल को दूसरे बंडल के साथ हेमिसेलुलोज बांध के रखता है। ये जो एक को दूसरे के साथ इसको बांध के रखता है हेमिसेलुलोज, लोज इसको बांध के रखता है। और एक सेल ऑर्गेनल की तरफ अब हम जाएंगे, दैट इज, और एक सेल ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज वैक्यूल। और एक सेल ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे, दैट इज वैक्यूलस। जब वो वैक्यूलस की बात है, ये भी मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में ही। 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये सेल का, 80% वॉल्यूम, तो बहुत सबसे ज्यादा वॉल्यूम। 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय इट। वैक्यूल की तरफ एक ही मेम्ब्रेन है, वो है टोनोप्लास्ट। इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। एक ही मेम्ब्रेन इसमें होता है। इसमें 2-3 मेम्ब्रेन्स
ओनली वन मेम्ब्रेन दैट इज टोनोप्लास्ट। इसकी फंक्शन है स्टोरेज करना। अगर इसकी बात की जाए तो वैक्यूल इस तरह एम्प्टी होता है, तो इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है दैट इज टोनोप्लास्ट। तो इसकी फंक्शन क्या है? स्टोर करना। ये गैसेस, वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है और न्यूट्रिएंट्स भी इसमें स्टोर होते हैं। और एक ऑर्गेनल की जानिब जाएंगे दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिड दो टाइप के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। दो टाइप के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट दो टाइप के हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स की बात हो रही है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिससे हमें रंग बिरंग फूल मिलते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल प्लास्टिड के बारे में, जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि यह स्पेशल प्लास्टिड है, इसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है